डेप्रिसिएशन चैप्टर है, चैप्टर डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी 6 नंबर तक का आ जाता है। और हो सकता है थ्योरी का क्वेश्चन भी 3 से 4 नंबर का पूछ ले, लेकिन प्रैक्टिकल तो आता ही आता है। तो डेप्रिसिएशन की सबसे पहले मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है? तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग वही है सेम जो हमने जर्नल के चैप्टर में देखा था, रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ असेट। बुक वैल्यू वो होती है जो बैलेंस शीट में दे रखी होती है, ध्यान रखना जब भी बुक वैल्यू आ जाए मतलब कौन सी वैल्यू होती है, जो बैलेंस शीट में दे रखी होती है। असेट की वैल्यू में जो भी रिडक्शन हो रहा है किस वजह से, ड्यू टू वियर एंड टीयर और इफ्लक्स ऑफ टाइम और ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस या एक्सीडेंट, किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। या तो हमारी असेट में तोड़ फोड़ हो जाए, मतलब असेट वियर एंड टीयर हो जाए, या फिर टाइम बीत जाए, जैसे असेट खरीदी थी 10 साल पहले, 10 years एगो, तो असेट 10 साल पुरानी हो गई ना, या ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस मतलब ऑब्सोलेट हो गया, या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए, मशीनरी सपोज करो हमारी चलते चलते खराब हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? रिडक्शन होता है असेट की वैल्यू में, किस वजह से? वियर एंड टीयर की वजह से, टाइम के बीतने की वजह से, ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी की वजह से और एक्सीडेंट की वजह से। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन सेम याद करनी है, अगर आ जाए पेपर में, अपने मन से नहीं बनाना, ये लिख के आना है। ये लिख लेना, बुक वैल्यू वो होती है जो कहाँ पे गिवन होती है, बैलेंस शीट में। बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट वैल्यू। अब देखो, यहाँ पे 3 टर्म्स होती हैं, मतलब डेप्रिसिएशन का मतलब हमने देखा असेट की वैल्यू कम हो रही है ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ टाइम या ऑब्सोलेसेंस, ठीक है, वियर एंड टीयर। लेकिन 3 टर्म्स होती है, एक होता है डेप्रिसिएशन, एक होता है अमोर्टाइजेशन, और एक थर्ड होता है आपका डिप्लीशन। तीनों डेप्रिसिएशन का ही तरीका है लेकिन अलग अलग नाम है। जैसे अगर सपोज करो हम कोई टेंजिबल फिक्स्ड असेट के ऊपर, टेंजिबल फिक्स्ड असेट की वैल्यू को कम कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर कोई हम इनटेंजिबल असेट को, इनटेंजिबल असेट की वैल्यू को कम कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू को कम करने के लिए लगाएंगे अमोर्टाइजेशन। और अगर हम कोई माइनिंग का काम कर रहे हैं, या क्वेरीज सुना होगा, क्वेरीज होती है जहाँ पे माइनिंग होती है, माइनिंग का काम कर रहे हैं, जैसे कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें हमारी एक्सट्रैक्शन के बाद वैल्यू कम होगी कोल की या ऑयल वेल की, ठीक है, तो उस पे हम माइनिंग के काम में कोल वगैरह निकालने पर क्या लगाते हैं? डिप्लीशन लगाते हैं। तो इसके ऊपर कई बार आ जाता है, ध्यान रखना। डेप्रीशिएशन किसके ऊपर लगता है? वियर एंड टीयर कॉस्ट, टेंजिबल फिक्स्ड असेट। अमोर्टाइजेशन किस पे लगती है? इनटेंजिबल असेट पे। और आपका डिप्लीशन किस पे होता है? डिप्लीशन होता है आपका जो भी आप असेट को एक्सट्रैक्ट करते हो, जैसे कि क्वेरीज, माइंस, एटसेट्रा, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, टेंजिबल फिक्स्ड असेट पे आपका डेप्रिसिएशन लगेगा, तो टेंजिबल फिक्स्ड असेट जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल्स, टेंजिबल फिक्स्ड असेट है, डेप्रिसिएशन लग गया। अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल है पे, इंटेंजिबल कौन कौन से? पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये तो हमें पता ही है। डिप्लीशन किस पे? माइनिंग वाले या क्वेरीज वाले आइटम पे, जैसे कि कोल माइंस, कोल माइंस में से जब हम कोल निकालते हैं तो उसके बाद हमारी क्या होता है? कोल की वैल्यू कम हो जाती है। ऑयल वेल्स, जिसमें से ऑयल निकालते हैं। टिम्बर, टिम्बर सुना होगा, पेड़ों को काट के उसके लकड़ी को यूज करते हैं, या फिर नेचुरल गैस। तो एग्जांपल्स भी लिख लेना, हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए। अब हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज होता है। क्या होता है? कैपिटलाइज मतलब असेट की वैल्यू में ऐड हो जाता है, ध्यान रखना। अब समझ लो पहले, जितने भी एक्सपेंडिचर है, ऑल दोज एक्सपेंडिचर जो हम इनकर कर रहे हैं टू मेक आवर असेट रेडी टू यूज, वो सारे क्या होते हैं? कैपिटलाइज होते हैं। वो सारे क्या कहलाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटलाइज होते हैं, मतलब असेट की वैल्यू में क्या होता है? ऐड होता है। याद हो तो पढ़ा था पहले। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एसी खरीदा, एसी जब तक इंस्टॉल नहीं होगा क्या उसे चला पाएंगे? तो इंस्टॉलेशन का खर्चा है, क्या रेडी टू यूज तक का खर्चा है? असेट को, एसी को रेडी टू यूज तक बनाने का खर्चा है ना, तो ये असेट की वैल्यू में ही क्या होगा? ऐड हो जाएगा। या फिर हमने कोई मशीनरी खरीदी है, मशीनरी को लोडिंग होती है दुकान से, ट्रक के ऊपर रखते हैं,
एंड उसके बाद उसकी क्या होती है, अनलोडिंग होती है। तो ये लोडिंग अनलोडिंग जब तक नहीं होगी मशीनरी हमारे पास तक पहुंचेगी नहीं, रेडी टू यूज नहीं होगी। तो ये भी रेडी टू यूज तक का खर्चा है, तो ये भी रेडी टू यूज तक का खर्चा है, तो ये भी क्या होगा, कैपिटलाइज होगा, मतलब असेट की वैल्यू में ही ऐड होगा। समझ आया? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने सपोज करो कोई मशीनरी खरीदी, हमने कोई मशीनरी परचेज करी और उसकी वैल्यू है 5 लाख रुपए। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है इंस्टॉलेशन चार्जेस। इंस्टॉलेशन चार्जेस सपोज करो 20,000 रुपीज है उसके, ठीक है, मशीनरी के। उसके अलावा हमने क्या किया, इसकी लोडिंग और अनलोडिंग पे, मतलब ट्रक में चढ़ाना और ट्रक से उतारने के खर्चा सपोज करो 3,000 रुपये हुआ। तो हम असेट क्या मानेंगे कि असेट हमने 5 लाख की खरीदी है, या 5 लाख प्लस 20,000 प्लस 3,000, 5,23,000 की खरीदी है। तो असेट मानेंगे कितने की खरीदी है, 5,23,000। 5 लाख की नहीं, 5,23,000, क्योंकि ये सारे खर्चे क्या है, इंस्टॉलेशन लोडिंग अनलोडिंग, उसको रेडी टू यूज बनाने तक का खर्चा। समझ आया? अब देखो जब असेट खरीदते हैं तो जर्नल एंट्री क्या पास होती है, हमने असेट खरीदी तो हमें पता है असेट खरीदते हैं तो असेट बढ़ती है, डेबिट होता है। ठीक है, असेट बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो हमारी मशीनरी अकाउंट क्या होगी, डेबिट होगा। अब अगर हमने कैश में खरीदी है तो हमें पता है कैश कम हो जाएगा, तो टू कैश हो जाएगा, कैश मतलब असेट कम तो क्रेडिट। लेकिन अगर हमने क्रेडिट पे खरीदी है तो टू कैश की जगह क्या आएगा, क्रेडिटर आ जाएगा। ये तो हमें पता ही है। बुक में हो सकता है एक और नाम लिखा हो, वेंडर, तो ध्यान रखना वेंडर होता है सेलर। वेंडर कौन होता है, सेलर होता है। अब मशीनरी टू कैश, अगर कैश में खरीदी है, क्रेडिट पे खरीदी है, क्रेडिटर या वेंडर, ये कितनी अमाउंट से आएगा, ये आएगा 5,23,000 से। कितने पे आएगा, 5,23,000 से। 5 लाख थी, कितने से आएगा, 5,23,000। इंस्टॉलेशन और लोडिंग अनलोडिंग क्या होगा, ऐड हो जाएगा ना, रेडी टू यूज तक का खर्चा है। अब देखो हमने पहली एंट्री तो मशीनरी खरीदने की कर दी, अब इस पे लगेगा डेप्रीशिएशन। ठीक है, सपोज करो इस पे 10% का डेप्रीशिएशन लगना था। डेप्रीशिएशन का रेट क्या है, 10% पर एनम। जर्नल में सीखा था हमने डेप्रीशिएशन क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और डेप्रीशिएशन से असेट की वैल्यू कम होती है, असेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, तो टू मशीनरी अकाउंट हो जाएगा। कितने पे लगेगा, 5,23,000 पे। तो 5,23,000 का 10% कितना आएगा, 52,300, 52,300। समझ आया? मशीनरी खरीदी कैश में या क्रेडिट पे, फिर उस पे क्या लगा दिया, 10% के रेट पे डेप्रिसिएशन लगा दिया। ठीक है, अभी मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन हमने नहीं देखा है, वो सिंपल है, समझो कि 10% का रेट हमें दे रखा है। तो ये दो एंट्री पास होगी। यहाँ तक एक क्वेश्चन दे रखा है, गुरमन प्लास्टिक ने एक मशीनरी खरीदी 1,80,000 की 1 अप्रैल को। 20,000 रुपीज स्पेंड करें इंस्टॉलेशन पे, ऐड होंगे या नहीं होंगे, होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यूजफुल लाइफ है 5 साल की। रियलाइजेबल वैल्यू एट द एंड ऑफ द एस्टिमेटेड लाइफ इज 10,000। मतलब क्या होता है, हमने असेट खरीदते टाइम उसकी रियलाइजेबल वैल्यू, या दूसरा नाम होता है इसका स्क्रैप वैल्यू, ये पहले ही एस्टिमेट कर ली कि 5 साल बाद इस असेट को हम कितने में बेच पाएंगे, 5,000 रुपये में। 5 साल बाद हम इस असेट को कितने में बेच पाएंगे, 5,000, 10,000 रुपये में। ठीक है, हमें निकालना है अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। पहले तो हमें निकालना है कि पूरे साल का कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, और फिर हमें निकालना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। उसके बाद हमें यहाँ पर दे रखा है कि बुक्स क्लोज होगी 31 मार्च। वो तो क्वेश्चन में ना दे रखा हो तो भी कब होती है, 31 मार्च। अब देखो यहाँ पर हमारा बेसिकली जो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ असेट है, मतलब कॉस्ट ऑफ मशीन, उसमें से माइनस करते हैं स्क्रैप, या दूसरा नाम क्या है इसका, रियलाइजेबल वैल्यू, डिवाइडेड बाय कर देते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। डिवाइडेड बाय क्या कर देता है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये फॉर्मूला अभी लिख लेना, अभी रुक जाओ जरा। ठीक है, नीचे जब दो मेथड आएंगे तब समझना। वैसे डेप्रिसिएशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जो कॉस्ट ऑफ मशीन है उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अब यहाँ पर हमसे ये कह रहे हैं कि आप जर्नल एंट्री करो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने की, और हमें डेप्रिसिएशन और रेट बताओ। अब देखो अगर इस तरीके से हम डेप्रिसिएशन निकाले तो कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, हाँ सही तो बता रहे हो, कॉस्ट ऑफ मशीन है 2 लाख रुपए की।
1,80,000 की मशीन प्लस 20,000 क्या करें इंस्टॉलेशन, तो टोटल कितना हो गया 2 लाख रुपए। तो कॉस्ट ऑफ मशीन हो गया आपका 1,80,000 प्लस 20,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें से स्क्रैप वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू मतलब 5 साल बाद बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा 10,000 रुपए। ये 10,000 क्या कर देंगे माइनस, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितनी है 5 साल, तो माइनस कर देंगे 10,000 और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 5 years, तो हमारा क्या आ जाएगा डेप्रिसिएशन आ जाएगा इस फॉर्मूले से। समझ आया? तो ये आ जाएगा 2 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 5, 2 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 1,90,000 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आया 5 3 15 और 5 8 40, 38,000। तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा 38,000 का। हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा 38,000 का। ये समझ आया कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? अगर 10% 20% ना दे रखा हो तो कॉस्ट ऑफ मशीन जिसमें इंस्टॉलेशन लोडिंग ऐड होगा उसमें से माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे हम इसके डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाने के दो मेथड्स होते हैं। डेप्रिसिएशन लगाने के कितने मेथड होते हैं? दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया वो ये था, वो किसका था? स्ट्रेट लाइन मेथड का। कुछ ना दे रखा हो तो स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाते हैं। डेप्रिसिएशन पर एनम क्या होगा? कॉस्ट ऑफ असेट जिसमें लोडिंग इंस्टॉलेशन ऐड होगा माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का दूसरा नाम क्या है? रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि 10 लाख की मशीनरी है, 1 लाख स्क्रैप वैल्यू है, तो 10 लाख माइनस 1 लाख 10 साल की लाइफ है, तो डिवाइडेड बाय 10 कितना आ रहा है 90,000। समझ आया? अब क्या होता है जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है उसमें एवरी ईयर सेम अमाउंट का डेप्रिसिएशन लगता है। एवरी ईयर डेप्रिसिएशन क्या लगता है? सेम अमाउंट। जैसे कि यहाँ पर हमारे एग्जांपल में कितना है 90,000 है ना, तो 10 साल इसकी यूजफुल लाइफ है, तो हर साल 10 साल तक कितना कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? सेम लगेगा 90,000 90,000 90,000। ये है आपकी ओरिजिनल वैल्यू। पहले साल का डेप्रिसिएशन लगा 90,000, तो साल के एंड में क्लोजिंग वैल्यू 9,10,000 बची, तो 9,10,000 पे लगना चाहिए था वैसे तो, लेकिन एसएलएम मेथड पे हर साल कितना लगेगा 90 90 90,000 लगेगा। कब तक? जब तक उसकी यूजफुल लाइफ है, मतलब 10 साल तक। समझ आया? फॉर्मूला कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, और हर साल क्या लगेगा सेम। जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल देखा उसमें हर साल कितना लगेगा 38,000, कितने साल तक? 5 साल, क्योंकि 5 साल यूजफुल लाइफ दे रखी थी, ठीक है। एक होता है इसके बाद हमारा मेथड जिसे कहते हैं डब्ल्यूडीवी मेथड। डब्ल्यूडीवी मेथड में क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि सपोज करो मशीनरी 10 लाख की है, ध्यान से समझना, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख है, यहाँ पर यूजफुल लाइफ 5 साल की है और रेट दे रखा है 20%। यहाँ पे एसएलएम का फॉर्मूला नहीं लगता, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगता है एसएलएम का, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है, पहले साल 10 लाख का 20% कितना होगा 2 लाख, डेप्रिसिएशन कितना होगा 2 लाख, ठीक है ना। अब 10 लाख में से 2 लाख रुपए माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 8 लाख आ जाएगा। अब अगले साल सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितने पे लगेगा 8 लाख पे लगेगा 20%। किस पे लगेगा 8 लाख, जो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी है, क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यूज पे लगेगा। तो 8 लाख पे 20% कितना लगा 1,60,000, और ये माइनस करके कितनी आ रही है वैल्यू 6,40,000। तो अगले साल किस पे लगेगा 6,40,000 पे लगेगा, जो वैल्यू हमारी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी है। मतलब जितना डेप्रिसिएशन पिछले साल तक का लग गया है वो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उस पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे डब्ल्यूडीवी मेथड। इसमें तो सेम लगता है एसएलएम में, तो एसएलएम में तो सेम लगता है, और एसएलएम में स्क्रैप वैल्यू क्या होती है माइनस होती है। यहाँ पे भी स्क्रैप वैल्यू दे रखी थी लेकिन स्क्रैप वैल्यू माइनस डब्ल्यूडीवी में नहीं होती है। डब्ल्यूडीवी में स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं होगी। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया है 10 लाख से स्टार्ट किया ना, 10 लाख माइनस 1 लाख थोड़ी, तो स्क्रैप वैल्यू किस में माइनस होगी एसएलएम में, डब्ल्यूडीवी में स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं होगी। 10 लाख का 20% 2 लाख माइनस करके आया 8 लाख, अगले साल 8 लाख का 20% माइनस करके 1,60,000, ये कितना है 640। फिर किस पे लगेगा 640, 6,40,000 का 20% 1,28,000, ठीक है। अब 1,28,000 माइनस कर दो तो कितना है 5,12,000। फिर किस पे लगेगा 5,12,000 का 20%, ये कितना है 1,02,000।
फिर 1,02,000 माइनस करके क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितनी आई? 4,09,600। फिर किस पे लगेगा? 4,09,600 पे कितना परसेंट? 20% आ रहा होगा, 81,920। फिर ये माइनस करके आपके क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी ये वाली आ गई। दोनों में डिफरेंस समझ आया? ठीक है, तो इसमें डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है डब्ल्यूडीवी इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। डब्ल्यूडीवी इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। और डब्ल्यूडीवी कौन सी लेते हैं? क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। कौन सी लेते हैं? क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कैसे आती है? ओपनिंग माइनस डेप्रिसिएशन। समझ लेना पहले कैसे आती है, ओपनिंग माइनस डेप्रिसिएशन। 10 लाख माइनस 2 लाख 8 लाख, फिर 8 लाख माइनस 160 640, फिर 640 माइनस 128 5 लाख 12,000 आ रही है ना क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। तो इसमें डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू आती है उस पर नया डेप्रिसिएशन लगता है। फिर अगले साल फिर घटाने के बाद जो वैल्यू आ रही है उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। ये एग्जांपल लिखना है, अभी ध्यान रखना। यहाँ पे हमें सर यहाँ पे तो मेथड दे नहीं रखा था, तो आपने एसएलएम कैसे लगा दिया? जब भी क्वेश्चन में कुछ ना दे रखा हो लेकिन स्क्रैप वैल्यू दे रखी हो या एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दे रखी हो, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, स्क्रैप वैल्यू दे रखी थी 20,000, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दे रखी थी 5 साल, अगर ये दोनों चीजें दे रखी हो, ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सा मेथड लगा दो, चुपचाप एसएलएम लगा दो, चाहे क्वेश्चन कहे या। समझ आ रहा है? अच्छा, एक ये पॉइंट आ सकता है कि क्या डब्ल्यूडीवी मेथड में डेप्रिसिएशन शुरू के ईयर्स में, अर्ली ईयर्स में ज्यादा होता है और लेटर ईयर्स में डिक्रीज होता है? तो ये बात क्या है? सही है, शुरू में ज्यादा है ना, और बाद में क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि डब्ल्यूडीवी भी डिक्रीज हो रही है। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि अर्ली ईयर में हायर होता है और लेटर ईयर में डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने ये कट कर दिया। तो ये है पूरा चार्ट मेथड्स का ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। अब इसके बाद एक पॉइंट ये और लिख लो, अगर हमें क्वेश्चन में कहीं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालो, जैसे अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या रखा था? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का हमारा फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ असेट इनटू 100। डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ असेट इनटू 100। ठीक है, कॉस्ट ऑफ असेट वही इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन और लोडिंग चार्जेस अनलोडिंग चार्जेस, तो ये आ जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन हम कर रहे थे इसमें हमने ये तो निकाल लिया था कि डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, एवरी ईयर 38,000 लगेगा। तो एक पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया था, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालो। ठीक है, एनुअल डेप्रिसिएशन तो निकल ही गया 38,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी पूछा था, तो रेट कैसे निकलेगा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कितना आया? 38,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ असेट कितनी है? 1,80,000 है या 2 लाख है? इंस्टॉलेशन को मिला के 2 लाख होती है। ठीक है, तो 2 लाख 38,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, तो ये आ रहा होगा 19%, तो 19% पर एनम। ये आ गया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ असेट इनटू 100। डेप्रिसिएशन आया 38,000 और रेट आ गया 19% पर एनम। जर्नल इस क्वेश्चन में पूछी नहीं है। उसके बाद ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 1। मैसर्स मोहन ब्रदर्स ने एक मशीनरी खरीदी 1 अक्टूबर को 5 लाख रुपए की, चेक के अगेंस्ट। ठीक है, मतलब क्रेडिट पे तो है नहीं। 20,000 रुपए लोडिंग अनलोडिंग के दिए, लोडिंग अनलोडिंग प्लस होगा क्या? बिल्कुल होगा, रेडी टू यूज तक का है। कैरेज एक्सपेंसेस टू ब्रिंग द मशीन टू द फैक्ट्री, ये हमें पता है, ये लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन होता है। 25,000 और खर्च करें इंस्टॉलेशन के, ये भी ऐड होगा? बिल्कुल, ये भी ऐड होगा। तो कितनी अमाउंट मशीनरी में डेबिट होगी? डेबिट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एंट्री बनती है ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, चेक से है तो टू बैंक, मतलब मशीनरी में कितना डेबिट होगा। तो कितना डेबिट होगा? 5 लाख रुपए तो खरीदने के, प्लस लोडिंग अनलोडिंग के 20,000, प्लस इंस्टॉलेशन के कितने आ गए? 25,000। तो कितना आएगा? इट विल बी 5,45,000। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? 5,45,000। अलग 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 भी कर सकते हैं वैसे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख, फिर एक और कर दो, मशीनरी टू बैंक 45,000 45,000, या एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है,
अब ये देखना बुक में कैसे कर रखा है। बुक में कर रखा है मशीनरी टू वेंडर, वेंडर मतलब सेलर मैंने बताया था कितना, 5 लाख 5 लाख, समझ लेना ध्यान से। फिर वेंडर डेबिट टू बैंक कर दिया। अब एक बात सोचो, वेंडर क्रेडिट किए, उससे अगली एंट्री में डेबिट कर दिया, सेम 5 लाख का और 5 लाख का, तो वेंडर तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। वेंडर तो क्या हो गया, कैंसिल आउट ही हो गया। तो हम डायरेक्ट एंट्री एक ही तो एक कर सकते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने की, 5 लाख 5 लाख। समझ आ रहा है। इन्होंने वेंडर के थ्रू दिखाया है कि सेलर से पहले आई फिर क्रेडिट किया है, तो दो करने की बजाय मशीनरी डेबिट टू बैंक। अब इन्होंने एक और एंट्री कर दी है, दूसरी एंट्री क्या करिए, मशीनरी डेबिट टू बैंक, वो कितने से करिए, 45,000। अल्टीमेटली मशीनरी कितने से हुई, 5 लाख प्लस 45,000, हमने भी तो यही किया था, 5,45,000। अल्टीमेटली बैंक कितने से क्रेडिट हुआ, बैंक हुआ आपका 5 लाख प्लस 45,000, हमने भी कितने से किया, 5,45,000। तो आंसर ये भी ठीक है, आंसर वो भी ठीक है, इसे भी कोई गलत नहीं कर सकता। समझ आया, ठीक है। बीइंग मशीनरी परचेस्ड, और एक लिख देना नीचे, नोट लिख देना, loading unloading and installation charges are added to machinery because these are, कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, नोट लिखे आना। तो एक नोट जरूर लिखे आना कि लोडिंग अनलोडिंग और इंस्टॉलेशन चार्जेस, मैंने एल और यू लिख दिया लोडिंग अनलोडिंग को, ये हमारे ऐड हुए हैं मशीनरी में, बिकॉज ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐड होता है, कैपिटलाइज होता है ना, तो ये नोट और लिख लेना। अब ये हमने जो स्टार्टिंग में जर्नल एंट्री सीखी थी, ये ध्यान रखना, क्योंकि लेजर बनाएंगे तो जर्नल आनी चाहिए। मशीनरी खरीदने की क्या होती है, मशीनरी टू कैश, या क्रेडिट पे खरीदा तो क्रेडिटर या वेंडर वगैरह, ठीक है। जैसे इन्होंने वेंडर को रिवर्स कर दिया था। फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी। अब देखो ये क्वेश्चन है, राम ब्रदर्स ने एक मशीन खरीदी 1 अक्टूबर 2020 को, कितने की कॉस्ट है, 1,40,000 की, 1,40,000 की इसकी कॉस्ट दे रखी है। अब ये ध्यान रखना, पहले समझ लेना ध्यान से, 1 अक्टूबर 2020 को मशीनरी खरीदी है, इसका मतलब पहले साल तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक यूज करी होगी, कितने महीने, 6 महीने। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगना चाहिए, 6 महीने। पहले साल का तो कितने महीने का लगेगा, 6 महीने, अगले साल पूरा लग जाएगा क्योंकि पूरे साल यूज होगी। और स्पेंड करी है 10,000 इंस्टॉलेशन, तो 1,40,000 का खरीदा, 10,000 इंस्टॉलेशन, तो ये असेट जो है वो 1,40,000 की नहीं मानी जाएगी, कितने की मानी जाएगी, 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 की, 1,40,000 प्लस 10,000। फर्म जो है वो राइट ऑफ कर रही है डेप्रिसिएशन, मतलब P&L में लेके जा रही है डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। ओरिजिनल कॉस्ट पे एक चीज ध्यान रखना, लिख लेना, अगर कभी भी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड दे रखा हो या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड दे रखा हो, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, तो ये एसएलएम के दूसरे नाम है, लिख लेना इसे हेडर फुटर में। अगर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड दे रखा हो या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, तो ये किसका नाम है, एसएलएम। मतलब कौन सा डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, एसएलएम दे दिया ना, ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मतलब एसएलएम रहेगा। बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च, हमें ना मशीनरी अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है 3 साल के लिए, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। अब देखो इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, जैसे लेजर का बनता है, ये आएगा आपका मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट बनाना है पहले, यहाँ पर डेबिट साइड डेट, पर्टिकुलर्स रुपीस, पे क्रेडिट साइड का डेट, पर्टिकुलर्स रुपीस। अब लेजर के लिए जर्नल पता होनी चाहिए, 1 अक्टूबर को मशीनरी खरीदी है तो एंट्री करी होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, यही करी होगी ना। हमें पता है जो लेजर बना रहे हैं, मशीनरी बना रहे हैं, अगर वो जर्नल में डेबिट हुआ है तो पोस्टिंग भी किस साइड होगी, डेबिट साइड। तो सबसे पहले तो डेबिट साइड आ जाएगा 1 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। सबसे पहले तो डेबिट साइड जाएगा कितना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कितने की खरीदी है, 1,40,000 का, तो आपका हो गया मशीनरी की कॉस्ट, या तो एक साथ लिख दो, मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, प्लस 10,000 का क्या हो गया, टू कैश, 10,000 का इंस्टॉलेशन, तो टोटल हो गई 1,50,000। अब डेप्रिसिएशन क्या है, हर साल 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगता है, तो एंट्री क्या बनती है, डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी क्रेडिट हो रहा है और मशीनरी का लेजर बना रहे हैं तो किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा।
तो 31 मार्च 2021 आएगा बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बताओ कितने पे लगेगा? 1,50,000। ये टोटल तो 1,50,000 किया ना, इंटू कितना परसेंट था? 10% था। इंटू भूल जाते हैं यहाँ पे कितने महीने का? 6 महीने। बताया था ना 1 अक्टूबर से 31 मार्च, पहले साल का कितने महीने का लगेगा? 6 महीने का। तो ये हो जाएगा 7,500। ठीक है। इसके बाद बैलेंस कैरिड डाउन जाएगा 31 मार्च 2021 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जो कि बैलेंसिंग फिगर होती है। इस साइड का टोटल आ रहा है 1,50,000, तो इस साइड का भी टोटल आ जाएगा 1,50,000। 150 में से 7,500 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 142,500। तो ये हो गया पहला साल। समझ आया? ठीक है। हमें लेकिन कितने साल का पूछा है क्वेश्चन में? 3 साल का। अब हमें पता है जो कैरिड डाउन होता है वो ऑपोजिट साइड क्या होता है? ब्रॉट डाउन। तो ये आपका कैरिड डाउन आ जाएगा ऑपोजिट साइड अगले दिन। 31 मार्च 2021 से अगला दिन होगा 1 अप्रैल 2021। ये आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैरिड डाउन बन गया ब्रॉट डाउन 142,500। अब इस साल फिर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड लगेगा। ये लगेगा 31 मार्च 2022। अगला ये वाला साल कब एंड होएगा? 31 मार्च। तो 31 मार्च 2022 बाय डेप्रिसिएशन। अब मुझे ये बताओ कि डेप्रिसिएशन 1,50,000 पे लगेगा या 142,500 पे लगेगा? एसएलएम मेथड है। एसएलएम मतलब ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जितने की असेट खरीदी है हमेशा डेप्रिसिएशन क्या लगेगा? उसी पे लगेगा। तो 1,50,000 पे लगेगा यहाँ पर। अगर WDV होता तो किस पे लगता? 142,500। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही तो है 142,500। एसएलएम है तो हमेशा किस पे लगेगा? परचेज कॉस्ट पे ही लगेगा। परचेज कॉस्ट कितनी है आपकी? 1,50,000। 10%। क्या इस पर 6 महीने का लगेगा या पूरे साल का? पूरे साल का लगेगा 15,000। 7,500 का डबल ही तो हो गया 15,000। समझ आया? अब 31 मार्च 2022 को क्या होगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर के लिए क्या होगा? 142,500 ये हो गया। इसमें से माइनस कर दो 15,000। तो 15,000 माइनस करने के बाद ये आ रहा होगा 127,500। समझ आया? अब अगले साल 3 साल का पूछा ना, अगले साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? वही 1,50,000 का 10% लगेगा। पहले साल 15,000 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पहले साल तो 6 महीने यूज करी थी। अदरवाइज पहले साल भी सेम आता कितना? 15। अब दूसरे साल तीसरे साल या अगर चौथे पांचवें साल भी पूछा होगा तो कितना लगता? 15,000 ही लगता। तो पहले यहाँ तक करो। ठीक है। इसके बाद थर्ड ईयर का बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा अगले दिन ब्रॉट डाउन। तो 31 मार्च 22 से अगला दिन होगा 1 अप्रैल 2022। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 127,500। फिर डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2023 बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सेम 1.5 लाख के ऊपर ही लगेगा क्योंकि एसएलएम है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। 15,000। तो ये माइनस करने के बाद आ जाएगा 31 मार्च 23 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर। टोटल आ जाएगा 127,500। 127,500 में से 15,000 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 1,12,500 बैलेंसिंग फिगर। 3 साल का हो गया मशीनरी अकाउंट। ठीक है। अब देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए डेप्रिसिएशन की एंट्री देखेंगे। पहली एंट्री मशीनरी डेबिट टू कैश बैंक में तो डेप्रिसिएशन आता नहीं है। दूसरी एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। एक तो ध्यान रखना डेप्रिसिएशन की एंट्री 31 मार्च को होती है। कब होगी? 31 मार्च को। ठीक है, हर साल। डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी। एक और एंट्री होती है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन P&L में डेबिट साइड जाता है क्योंकि एक्सपेंस होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन ये भी कब होता है? 31 मार्च को। तो इन दोनों एंट्री में डेप्रिसिएशन आ रहा है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट में इन दोनों एंट्री का इम्पैक्ट आएगा। तो ये देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, पहली एंट्री ये थी 31 मार्च को। तो इसी की पोस्टिंग का रखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 31 मार्च 21। फिर डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी 31 मार्च 22। फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डेबिट साइड कितना आएगा? 31 मार्च 2023। पहले साल का 7,500 था 6 महीने का।
दूसरे साल का 15,000, तीसरे साल का 15,000। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड क्या आएगा? टू फिक्स्ड असेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री क्या थी? P&L टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा 31 मार्च 21 को बाय P&L 7500। सेम 31 मार्च 22 बाय P&L 15,000, 31 मार्च 23 बाय P&L 15,000। यहाँ पे कुछ भी बैलेंस सीडी नहीं आएगा क्योंकि सेम ईयर में क्या हो रहा है, ये सेम अमाउंट आ रही है। तो डेबिट साइड मशीनरी, क्रेडिट साइड बाय P&L, डेप्रिसिएशन अकाउंट इस तरह से बन जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एक्सपेंसेस होती है, क्रेडिट साइड क्या होती है? इनकम होती है, फाइनल अकाउंट्स में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? हर साल डेबिट साइड जाएगा। तो एंट्री क्या बनी? P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसीलिए हर साल का डेप्रिसिएशन कहाँ पे जा रहा है? बाय P&L जाता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर नीचे नोट दे दिया है कि पहले साल का डेप्रिसिएशन 6 महीने का लगा है क्योंकि मशीनरी कब खरीदी थी? 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने यूज करी थी।